सुप्रभातम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आज आपके अपने चैनल द राणा जी के माध्यम से आपके बीच में इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति का यह जो पर्व है और इससे रिलेटेड जो तथ्य है, इसकी जानकारी रखना न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अपितु प्रत्येक जनमानुष जो इस पृथ्वी पर निवास करता है उससे रिलेटेड है यह मकर संक्रांति। इसलिए हम सभी को उसके बारे में जो है वो जानना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मकर संक्रांति का यह पर्व जो है वो किसी भी जाति, पथ, पंथ, संप्रदाय एवं धर्म से रिलेटेड नहीं है। दोस्तों, यह एक वैश्विक पर्व है जिसे विश्व के सभी अनेकों देशों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। और इसी की चर्चा जब हम लोग हिंदुस्तान में करते हैं दोस्तों, तो हमारे हिंदुस्तान में ये जो पर्व है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आप लोग पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा में इसको हम लोग माघी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसको माघी के नाम से मनाया जाता है। और इसके जस्ट एक दिन पहले अर्थात 13 जनवरी के दिन दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में जो है, पंजाब में विशेष करके लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में अगर अपन लोग बात करते हैं राजस्थान और गुजरात की, तो राजस्थान और गुजरात में इसे हम लोग उत्तरायण के रूप में मनाते हैं। इसको उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से भारत के अनेक हिस्सों में इसके अलग अलग नाम हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति का क्या महत्व है, इसको क्यों मनाया जाता है। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। उन दोनों विषयों पर मैं आज जो है वो आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म के अनुसार भगवान सूर्य जो है, भगवान भास्कर जो है, वो अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं। तो उनका पुत्र जो शनि है वो मकर राशि का स्वामी है। दोस्तों, किस राशि का स्वामी है वो? मकर राशि का स्वामी है। तो सूर्य भगवान जब अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए स्वयं उनके घर में जाते हैं, तो वो शीत ऋतु के पौष महीने में, है ना, शीत ऋतु के पौष महीने में जब वो उत्तरायण होकर के मकर राशि में होकर के प्रवेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म के अनुसार इसका अपना महत्व है। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान भास्कर जो है, भगवान सूर्य जो है, अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए शनि के घर में मकर राशि में होकर के उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि शनि महाराज जो है वो मकर राशि के स्वामी है, तो सूर्य भगवान जो है उत्तरायण की तरफ जाते हैं मकर राशि से होकर के, तो उनका संक्रमण होता है, उनका परागमन होता है। इसलिए हम लोग जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। अब ये तो हुई बात हिंदू धर्म की दोस्तों, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है यह किसी पथ, पंथ, संप्रदाय, मत या मजहब से रिलेटेड नहीं है। यह विश्व के प्रत्येक भाग में इस पर्व को मनाया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका खगोलीय महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर दो प्रकार के कैलेंडर चलते हैं। ठीक है, एक तो है भारतीय कैलेंडर चलता है और दूसरा जो है वो आप लोगों के अंग्रेजी कैलेंडर चलता है। तो एक तो भारतीय कैलेंडर चलता है दोस्तों और दूसरा चलता है अंग्रेजी कैलेंडर चलता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों को पता है कि भारतीय कैलेंडर जो भी है उसमें जो कुछ भी गणना की जाती है वो गणना किसके आधार पर की जाती है? चंद्रमा के आधार पर गणना की जाती है भारतीय कैलेंडर में। और जो विक्रमी संवत से कोरिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? विक्रमी संवत के आधार पर जो है वो इसमें गणना की जाती है और वो गणना चंद्रमा के आधार पर की जाती है भारतीय कैलेंडर के अनुसार। तो चंद्रमा के आधार पर जो है तिथि, वर्ष और महीनों की गणना की जाती है। जबकि अंग्रेजी कैलेंडर जो है दोस्तों, उसकी जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें ईस्वी सन से रिलेटेड है और इसमें अंग्रेजी महीने हैं। कौन से महीने? अंग्रेजी महीने। तथा इसमें समय की जो गणना की जाती है, महीने, वर्ष की जो गणना की जाती है, तिथि की जो गणना की जाती है दोस्तों, वो गणना किसको ध्यान में रख करके की जाती है? सूर्य को ध्यान में रख करके इसकी गणना की जाती है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि भले ही वो भारतीय कैलेंडर हो चाहे भले ही वो अंग्रेजी कैलेंडर हो, दोनों के अनुसार जो है मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं दोस्तों
कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार कई बार कोई त्योहार जो होता है उसकी तिथि घटती और बढ़ती रहती है, कभी वो तिथि बढ़ जाती है, कभी वो तिथि घट जाती है, लेकिन मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा त्योहार है जो 14 जनवरी को ही पड़ता है, भले वो भारतीय कैलेंडर हो चाहे वो अंग्रेजी कैलेंडर हो। तो 14 जनवरी को ही यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? निश्चित रूप से दोस्तों इसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है दोस्तों, इसके पीछे कोई न कोई खगोलीय घटना छुपी हुई है, तभी इतना एग्जैक्ट एक जो है वो एक तिथि आती है और उसी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। और क्योंकि प्रत्येक चौथे वर्ष एक लीप ईयर होता है दोस्तों, और उसमें एक दिन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सवा दिन जो है वो 4 वर्ष तक बढ़ के 366 दिन का एक वर्ष होता है, जिसको अपन लोग लीप ईयर कहते हैं। तो उस समय जो है ये त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे इसी बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि ऐसी कौन सी खगोलीय घटना है जिसके कारण जो यह पर्व, यह जो त्योहार वो 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो उस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम मकर संक्रांति पर अभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान यहाँ पर दिलाना चाहूंगा पृथ्वी की गतियों की ओर, क्योंकि पृथ्वी की गतियों को जब तक हम लोग दोस्तों नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी पृथ्वी जो है उस पृथ्वी की 2 गतियां हैं। कितनी गतियां हैं? 2 प्रकार की गतियां हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी वो मूवमेंट करती है, हमारी पृथ्वी जो गतिशील है, और गतिशील है तो उसकी 2 प्रकार की गतियां होती है। अब वो 2 प्रकार की गतियां, तो जैसे मान लीजिए यह रहे जो है वो हमारे भगवान सूर्य है, या हमारा जो है वो सूर्य है, ठीक है। तो ये रहा जो है वो सूर्य है। अब सूर्य के चारों तरफ जो है हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है ना। अब सूर्य के चारों तरफ जब हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, एक तो सूर्य के चारों तरफ का जो पृथ्वी का मार्ग है वो कैसा है दोस्तों? वो मार्ग जो है वो अंडाकार मार्ग है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एक वृहद मार्ग है ना। तो एक वृहद वृत्ताकार मार्ग है जिसमें वो चक्कर लगाती है हमारी जो पृथ्वी है वो। तो ये रहा जो है वो हमारे सूर्य देव है, ये हमारा सूर्य है, और ये है हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो एक तो सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, ठीक है, और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर भी घूमती है। अर्थात अगर मैं आपको बताऊं, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि ये रहा जो है वो सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। तो एक तो ये भी हो गया, और पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है इस प्रकार से, है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की हो गई दोस्तों? तो पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दोस्तों 2 प्रकार की गतियां यहाँ पर हो जाती है। एक तो गति जो है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको हम लोग कहते हैं अक्षीय गति, ठीक है। और पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कक्षीय गति, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है वो अपने ही चारों तरफ घूमती है, इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी की अक्षीय गति। और पृथ्वी अपने कक्षा में सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसको हम लोग कहते हैं कक्षीय गति। तो ये जो अक्षीय गति है दोस्तों, इस अक्षीय गति में पृथ्वी अपने ही अक्ष पर अपने चारों तरफ घूमती है, ठीक है। और अपने ही चारों तरफ जो पृथ्वी है वो घूमती है, तो इसी गति को हम लोग कहते हैं परिभ्रमण गति। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। परि यानी अपने चारों तरफ, भ्रमण यानी घूमना, तो अपने चारों तरफ घूमने वाली इस गति को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर ही घूम रही है, तो पृथ्वी घूर्णन करती है, और इसलिए इस गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। और क्योंकि इस गति के कारण जो है वो दिन रात बनते हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है वो दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग दैनिक गति कहते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं कि हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो हमारी जो ये पृथ्वी है वो जो अपना अक्ष है, जैसे मान लीजिए ये रहा उसका अक्ष उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो हमारे अक्ष पर पृथ्वी कितनी झुकी हुई है दोस्तों? हमारे अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अक्ष पर पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। कितना झुकाव है? 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी का झुकाव है अपने ही अक्ष पर, है ना। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, वो सूर्य के सापेक्ष 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। किसके सापेक्ष झुकी हुई है? सूर्य के सापेक्ष हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री दोस्तों झुकी हुई है। अब जब हम लोग बात करते हैं तो इसके कारण क्या होता है? 24 घंटे के दिन रात तो होते हैं, लेकिन दिन और रात की अवधि में अंतर होता है दोस्तों।
तो दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री ये देखो झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री जब हमारी पृथ्वी झुकी हुई है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के प्रत्येक भाग को समान रूप से दोस्तों प्राप्त नहीं होता है। कहीं पर प्रकाश ज्यादा प्राप्त होता है, कहीं पर कम प्राप्त होता है, तो दिन रात की अवधि में कमी और बढ़ोतरी होती है। इसीलिए दोस्तों 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नहीं होकर के कहीं पर 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की रात होती है, कहीं पर 13 घंटे का दिन होता है और 11 घंटे की रात होती है। उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर सूर्य के सापेक्ष 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसके कारण, इस अक्षीय गति के कारण जो है वो इस अक्षीय गति के कारण जो है वो दिन रात बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कक्षीय गति की दोस्तों। तो ये जो कक्षीय गति उसमें जो है वो क्या होता है, तो उसमें हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करती है, और परिक्रमा करती है इसलिए इस गति को हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति दोस्तों। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं कक्षीय गति को, क्योंकि वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है ना। अपन जैसे मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करके आ जाते हैं तो वो क्या हुआ, मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ऐसे कैसे सूर्य के चारों तरफ भी हमारी पृथ्वी घूमती है, जिसको परिक्रमण गति कहते हैं। अब ये जो परिक्रमण गति है तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, तो पृथ्वी जब यहां से शुरू हुई और पूरे सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगा करके जब वापस आती है तब तक 1 वर्ष का समय लगता है, 365 दिन लगते हैं। तो उस 1 वर्ष के समय के कारण वर्ष जो है उसमें ऋतुएं बनती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वार्षिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वार्षिक गति भी कहते हैं। तो पृथ्वी जो है वो अपने कक्ष पर जो है वो कितने डिग्री का झुकाव रखती है दोस्तों, तो अपने कक्ष पर जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य के सापेक्ष जो उसका कक्ष है उस कक्ष पर कितना झुकाव रखती है, तो पृथ्वी का जो कक्षीय झुकाव है दोस्तों वो है 66.5 डिग्री। कितना है दोस्तों, 66.5 डिग्री पृथ्वी जो है अपनी कक्ष पर, अपनी कक्षा में झुकी हुई है और वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की गतियां होती है, एक कक्षीय गति होती है और एक अक्षीय गति होती है। तो आप कक्षीय झुकाव कितने डिग्री का है पृथ्वी का, 66.5 डिग्री है दोस्तों, और अक्षीय झुकाव कितना है सूर्य के सापेक्ष, 23.5 डिग्री है। तो इसके कारण जो है वो ऋतुएं बनती है। क्या बनती है, इसके कारण ऋतुएं बनती हैं, और इसी का महत्व है हमारे मकर संक्रांति से रिलेटेड है। तो अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के त्योहार का इससे क्या कनेक्शन है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मकर संक्रांति की। तो मकर संक्रांति की बात करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमारी पृथ्वी जो है उसकी क्या स्थिति है। वैसे दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन एक सामान्य जनमानुष को या एक सामान्य भाषा में अगर हम लोग देखें तो हम ऐसा कहते हैं कि सूर्य जो है वो विस्थापित होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर प्रवेश करता है, जबकि ऐसा नहीं है। सूर्य एक ही जगह पर स्थिर है और स्थिर रह करके समान रूप से, भले ही वो कोई भी व्यक्ति हो, सभी को अपनी ऊर्जा का प्रवाह करता है और अपनी ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है, जिससे हम हमारे जीवन को ऊर्जामय तरीके से जीते हैं। लेकिन दोस्तों कहा यह जाता है कि सूर्य विस्थापित हो रहा है, जबकि विस्थापित सूर्य नहीं होता है, विस्थापित कौन होती है, पृथ्वी होती है। तो मैं आपको यहां पर जो है वो बता देना चाहता हूं कि ये जो है वो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी की जब हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी के मध्य में जो रेखा खींची गई है उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है दोस्तों, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, जो कि पृथ्वी के मध्य में खींची गई है। ठीक है, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। इसी भूमध्य रेखा को हम लोग जो है वो विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं तो इस भूमध्य रेखा के अगर आप लोग जो है वो उत्तर में जाओगे, नॉर्थ की तरफ जाओगे, तो ये जो गोलार्ध है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं इसको हम लोग, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस भूमध्य रेखा के दोस्तों दक्षिण में जाओगे, साउथ में जाओगे, तो जो गोलार्ध है उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं दोस्तों। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब जब दोस्तों हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं तो इसके उत्तर में यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है। कितना आता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो यह रेखा खींची गई है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार आप लोग जब दक्षिण में जाओगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आता है दोस्तों। तो ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है
इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग जो है वो मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मकर रेखा कहते हैं। तो ये हो गई आपके मकर रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो अब हम लोग इस चीज पे चर्चा करते हैं कि मकर संक्रांति है क्या, ठीक है। अब हम लोग जब मकर संक्रांति की बात करते हैं दोस्तों, तो मकर संक्रांति, ठीक है, ये मकर संक्रांति जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है दोस्तों? दो शब्दों से। वो शब्द कौन कौन से? तो एक तो है मकर और एक है संक्रांति, ठीक है। अब मकर का मतलब क्या है? तो मकर जो है उसको एक राशि के रूप में हम लोग जानते हैं, मकर राशि भी है और मकर एक रेखा भी है। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी इसका वैज्ञानिक तथ्य, इसकी वैज्ञानिक और खगोलीय घटना के बारे में अभी हम लोग जानकारी ले रहे हैं, तो वास्तव में ये मकर क्या है? एक रेखा है और वो यही मकर रेखा है। तो इस मकर रेखा के ऊपर जब संक्रांति होती है दोस्तों, संक्रांति का मतलब क्या होता है? संक्रमण होता है दोस्तों। संक्रमण का मतलब क्या होता है? परागमन होता है दोस्तों। परागमन मतलब क्या हुआ? एक से दूसरे में प्रवेश करना। परागमन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक से दूसरे में प्रवेश करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक से दूसरे में कौन प्रवेश कर रहा है दोस्तों? तो यहाँ प्रवेश कर रहा है सूर्य, प्रवेश कर रहा है। और सूर्य जब एक से दूसरे में प्रवेश करता है अर्थात मकर राशि से होकर के उसका परागमन होता है, तो हम लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। इसी को हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, तो ये सूर्य कैसे जो है वो प्रवेश करता है, इस चीज पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर चमकता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कहां पर चमकता है? तो ये हमारा सूर्य है और वो कर्क रेखा पर चमकता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में रहता है सूर्य ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आती है दोस्तों, तो शीत ऋतु में जो है वो सूर्य कहां पर सीधा चमकता है? सूर्य जो है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है शीत ऋतु में, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में। तो सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में कब रहता है? ग्रीष्म ऋतु में रहता है। उत्तरी गोलार्ध में कब रहता है? ग्रीष्म ऋतु में रहता है, इसलिए हमारे यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। और जब सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, किस ऋतु में? शीत ऋतु में रहता है। तो शीत ऋतु में सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में रहता है और दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण जो है वो मकर रेखा के आसपास होने के कारण जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो गर्मी कम पड़ती है, जिसकी वजह से शीत ऋतु होती है। अब एक्चुअल में स्थिति क्या होती है? तो स्थिति ये होती है दोस्तों कि यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है वो जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जैसे ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो अब सूर्य से पृथ्वी कभी दूर जाती है, कभी नजदीक आती है, लेकिन सूर्य से पृथ्वी सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी को। कब सबसे नजदीक होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है ना। तो 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का सर्वाधिक तापमान जो है पृथ्वी को प्राप्त होता है, क्योंकि वो पृथ्वी से सर्वाधिक निकट है। अब 3 जनवरी के तो यहां जो है वो हमारी पृथ्वी जो है उसका ये दक्षिणी अंतिम छोर है। यह जो हमारी पृथ्वी है वो यहां से दक्षिण की तरफ नहीं जा सकती है। अब हमारी पृथ्वी को यहां से वापस उत्तर की तरफ आना है, ठीक है। तो 3 जनवरी के बाद में हमारी जो पृथ्वी है जो यहाँ पर है, अंतिम छोर पर है हमारी पृथ्वी, वो हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी पृथ्वी जो है वो वापस उत्तर की तरफ गमन करती है, उत्तर की तरफ गतिशील होती है। तो हमारी पृथ्वी जब उत्तर की तरफ गतिशील होती है तो उसके बाद में जो है सूर्य भी जो है वो उत्तर की तरफ विस्थापित होता है। और सूर्य जब उत्तर की तरफ विस्थापित होता है तो 3 जनवरी के बाद में जो है वो 14 जनवरी तक आते आते स्थिति ये होती है, सूर्य जो होता है वो मकर रेखा के ऊपर सीधा हो जाता है ना। तो सूर्य कहां पर सीधा हो जाता है? मकर रेखा पर सीधा हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो मकर रेखा है तो यहां पर पृथ्वी का अंतिम विस्थापन है, यानी पृथ्वी जो है अंतिम रूप से यहां तक है। उसके बाद में जो है पृथ्वी का ये अंतिम दक्षिणी छोर है, उसके बाद में पृथ्वी को वापस उत्तर की तरफ आता है, तो पृथ्वी उत्तर की तरफ आना प्रारंभ होती है। और हमारे जो सूर्य हैं तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है। तो उसके बाद में 3 जनवरी के बाद 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो उत्तर की तरफ आगे बढ़ती रहती है। हमारी पृथ्वी जो है उत्तर की तरफ विस्थापित होती है। तो सूर्य जो है वो 14 जनवरी के आसपास मकर रेखा पर सीधा चमकते हैं। और 14 जनवरी को जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो यहां से फिर जो सूर्य है वो विषुवत रेखा और विषुवत रेखा से होते हुए कर्क रेखा की ओर
गमन करता है, विस्थापित होता है। तो विषुवत रेखा से होकर के कर्क रेखा की ओर जब सूर्य गमन करता है तो सूर्य किस तरफ आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध की तरफ, अर्थात वो किस तरफ आ रहा है? उत्तरायण की तरफ आ रहा है। और उत्तरायण की तरफ जब हमारा सूर्य आता है तो मकर रेखा को पार करके, उसका परागमन करके एक से दूसरे में प्रवेश करता है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रवेश करना शुरू हो जाता है हमारा जो सूर्य है वो। तो इसी संक्रमण को हम लोग जो है वो मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये मकर संक्रांति का एक वैज्ञानिक एवं महत्व है और ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो बिल्कुल सही टाइम पर होती है। इसीलिए भारतीय कैलेंडर हो अथवा अंग्रेजी कैलेंडर हो, हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं और इसका ये वैज्ञानिक महत्व है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो भी और लोग हैं वो इसको जान सके कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है। तो दोस्तों, आप सभी लोग तिल और गुड़ का आनंद लीजिए और एनर्जी से भरे हुए आज के इस त्योहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने जो कमेंट हैं वो हमें जरूर शेयर करें, ताकि हम और भी ऐसे वीडियो बनाएं और आपको इस प्रकार की जानकारी प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।